नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाले अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। अगर आप बीए में हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं और होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है भाई? आपको क्या पढ़ना पड़ता है? आपको पढ़ना पड़ता है उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में, यानी एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना होता है। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु, लघु और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न तो मैं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर कैसे आपको लिखने हैं, सारी डिटेल में जानकारी आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलुओं पर चर्चा करता है और आपकी अपनी भाषा में चीज़ों को समझा करके पूरा आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताता है। जैसे ये लेक्चर जो होगा आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव वालों से भी तमाम प्रकार के यहाँ पर जानकारी मिलेगी, तो उससे ऑब्जेक्टिव वाले भी प्रिपेयर कर पाएंगे। सिलेबस सभी का सेम है। इसके अलावा एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, इसके अलावा बीयू झांसी हो गई, मासा कुंभरी है, राजा महेंद्र प्रताप है, ये तमाम विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझेंगे। 2025 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 3-4 वर्षों में या पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैं आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा और यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। किशोरावस्था की अगर बात की जाए तो 12 साल से लेकर के 18 साल की जो अवस्था होती है, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, यही किशोरावस्था होती है। इस दौरान बच्चों के दिमाग में तमाम प्रकार की धारणाएं, तमाम प्रकार की विचारधाराएं और तमाम प्रकार के ज्ञान, तमाम प्रकार की उत्तेजना, ये सब एक प्रकार से गूंजती रहती है। बच्चे का अलग अलग दिशाओं में भटकने का मन करता है, तमाम प्रकार की विचारधाराएं दिमाग में चलती रहती हैं। व्यक्ति अपने माता पिता या जिसको मतलब अगर बच्चे को आप कहोगे कि आपको ऐसा करना है ऐसा करना है, तो आपके ही बच्चे दुश्मन बन जाएंगे। मतलब कि आप मान के चलो, बच्चों को इस दौरान अगर जो व्यक्ति समझाता है, बच्चे उन्हीं पर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य, क्या क्या विकास होता है किशोरावस्था में, कौन कौन से कार्यों में विकास होता है, तो यही आपसे हेडिंग डालेंगे ये और लिखेंगे पहला पॉइंट, नागरिक क्षमता के लिए बौद्धिक कौशल, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होती है उसका डेवलपमेंट होता है और जो अवधारणाएं होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका विकास होता है। किसी भी विचारधारा को लेकर के व्यक्ति किस तरीके की अवधारणा बनाता है, किस तरीके के उसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप होती है, ये सब खास करके 12 से 18 साल की उम्र में ही डेवलप होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को उसके लिंग, स्त्री या पुरुष के रूप में स्वीकार करना, यानी कि 12 साल की अवस्था जो होती है, 12 से 13 साल की अवस्था में लड़के और लड़कियों में जो शारीरिक डिफरेंस होता है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लड़कियों में आप देखते हैं जो उनके सर के बाल होते हैं तीव्र गति से बढ़ते हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, इसके अलावा उनका जो एक प्रकार से शारीरिक जो वेट होता है, यानी वज़न होता है, चाहे वज़न की बात करें या मान लीजिए उनके शारीरिक ढांचे की, तो लड़कियों का ढांचा या लड़कियों की शरीर जो होती है उसकी ग्रोथ तीव्र गति से होती है लड़कों की। अगर एक 12 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की बगल में खड़ी कर दो तो आप बताओगे लड़की का वज़न, मतलब कि लड़की का जो है उम्र ज़्यादा होगी, क्योंकि लड़कियों का शारीरिक विकास जो होता है लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। और इसी दौरान बच्चों का जो कंठ होता है, यानी यहाँ से वो भी खुलने लगता है, यानी कि लड़कों की वॉइस और लड़कियों की वॉइस में डिफरेंस भी एकदम क्लियरली दिखने लगता है। साथ ही साथ में दाढ़ी मूछें भी आप देखते थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप देखते हैं जो है उभार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 15-16 अवस्था तक आते आते। ठीक है, तो तमाम प्रकार के शारीरिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लड़कियों और लड़कों के शरीर में तमाम अंतर देखने को मिलने लगते हैं। इसके अलावा दोनों लिंगों के
साथियों के साथ नवीन संबंध बनाना यहीं पर शुरू होता है। यानी कि जैसे विषमलिंगी प्राणी जो होते हैं, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो प्रेम वगैरह का संबंध होता है, आप देखते हैं यहीं से शुरू होने लगता है किशोर अवस्था में ही। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति आश्वासन प्राप्त करना, यानी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति आश्वासन भी प्राप्त करते हैं बच्चे। इसके अलावा किशोर अवस्था वो दौर अवस्था है जब माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे। यानी वो चाहते हैं कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनकी खुद की लाइफ है, वो जैसे मन चाहे वैसे जिएं, इस प्रकार की धारणा डेवलप होने लगती है। आजकल तो तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के थाट, तमाम प्रकार के ज्ञान भ्रमण कर रहे हैं। उन सभी ज्ञानों को लेकर के बच्चे बहुत पैदा होते ही ज्ञानी हो जाते हैं। पैदा हुए उनको एक बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है, वो अपना ऐसे बैठ करके ऐसे स्क्रॉल करते रहते, 15 सेकंड की रील देखते रहते हैं, उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें वो देखते रहते हैं। और बच्चे पैदा होने के बाद में आप मान के चलो कि लगभग 6 महीने के बाद से बच्चे रील देखना शुरू कर देते हैं आजकल के। तो उसी रील टाइप की उनकी जो रियल लाइफ हो जाती है वो बन जाती है। ठीक है, तो आजकल के बच्चों को एक प्रकार से स्वतंत्रता चाहिए पैदा होते ही। उनका माता पिता से कोई उतना वास्ता भी नहीं होता है, माता पिता को अपना दुश्मन भी बच्चे कुछ समझने लगते हैं किशोरावस्था के दौरान ही। ठीक है, समाज के द्वारा स्वीकृत और सामाजिक दायित्वपूर्ण व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना, यानी सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करना, उनमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेना, इस दौरान बच्चों की खूब इच्छाएं होती हैं। विश्व के विषय में वैज्ञानिकता और समरसता के समेत विचार रखना, यानी एक प्रकार से इस दौरान किशोरावस्था में बच्चों में तमाम प्रकार की जिज्ञासु स्थिति भी आती है कि वो सभी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा भी प्रकट करते हैं। तो किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य इस तरीके से होते हैं, चाहे शारीरिक विकास की बात की जाए, बौद्धिक विकास की बात की जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए, यानी इमोशनल डेवलपमेंट की, तमाम प्रकार के विकास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था में साथी समूह के प्रकार बताएं। साथी समूह, क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिस दौरान हर व्यक्ति एक साथी चुनना चाहता है, या 2 साथी, 4 साथी, तमाम मित्र की मंडली, टोली, ठीक है, ये सब होना चाहते हैं। तो साथी समूह के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं किशोरावस्था में। पहले होते अतरंग मित्र। अतरंग मित्र कौन होते हैं? जब किशोर 1 या 2 ऐसे मित्र का समूह बनाते हैं जिनकी रुचियां व योग्यताएं समान होती हैं, यानी कि उनको अगर आम पसंद है तो उनको भी आम ही पसंद है। उनकी योग्यता ये है कि वो कक्षा में 50 नंबर पाते हैं तो फलाने बच्चा ही 85 नंबर पाता है, 50% पाता है। अगर वो 80 पाता तो बच्चा 80 पाता है। यानी उनकी कुछ रुचियां, कुछ चीज़ें उनकी समान होती हैं और उसी समानता को ध्यान में रख करके आपस में मित्र बन जाते हैं। इन्हीं मित्र को अतरंग मित्र कहते हैं। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं यानी इमोशंस का आदर करते हैं। इनके कार्य और व्यवहार एक दूसरे पर अमिट छाप छोड़ते हैं, यानी कि एक करेगा तो उसका वो व्यक्ति सीखेगा और वो करेगा तो वो सीखेगा। यानी दोनों एक तरीके से एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित तरीके से रहते हैं, यानी वो उनको प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। क्लियर? इनके संबंध घनिष्ठ होते हैं, संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। सामान्य भाषा में इन्हीं को लंगोटिया यार कहा जाता है। तो अतरंग मित्र को ही लंगोटिया यार कहते हैं और लंगोटिया यार बेसिकली ये किशोर अवस्था में ही आकर के एकदम से बन जाते हैं। लंगोटिया यार इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे लंगोटिया यार बचपनावस्था से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ तक आते थे उनमें इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें एक इमोशनल रिलेशंस भी हो जाते हैं। दूसरा होता है टोली। टोली की बात की है तो ये वे मित्र समूह है जिनमें सदस्यों की संख्या लगभग 2 से लेकर के 12 तक होती है। यानी इसमें 2 मित्र भी हो सकते हैं और 2 से अधिक 4-5 हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें समान रुचियों व योग्यताओं वाले अतरंग मित्र समूह भी हो सकते हैं, यानी कि कई अतरंग मित्र मिलकर के एक टोली का निर्माण भी कर सकते हैं। ये सभी अपना अधिकांश समय एक साथ व्यतीत करना चाहते हैं। इनका अधिकांश समय साथ साथ घूमने फिरने में, पढ़ने लिखने में, मनोरंजन करने में और गपशप यानी कि एक प्रकार से गपशप करने, बातचीत करने में, बेमतलब की बातचीत करने में भी व्यतीत होता है। यानी कि गपशप का मतलब होता है जिसका कोई जो है आधार ना हो, जिन बातों का कोई उद्देश्य ना हो, बस मनोरंजन के लिए एक दूसरे की हंसी मस्खरी करना हुआ, एक दूसरे की मौज काटना हुआ, ये सब आप देखते हैं किशोर अवस्था में होता रहता है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। इसमें समलिंगी और विषमलिंगी दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। टोली में लड़की और लड़का दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं।
टोली के सदस्य एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं और एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। मान लेते हैं कि फलाने टोली के बच्चे को अगर किसी ने मार दिया दूसरे टोली वाले ने, तो पूरी टोली मिलकर के उस फलाने बच्चे को कूटेगी जा करके, ठीक है। तो इस तरीके का भी होता है। समूह के सदस्यों के विचार, आदत और व्यवहार का अनुकरण करते हैं, मतलब एक दूसरे के विचारों को देखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। वे अपनी वेशभूषा, हेयर स्टाइल ठीक वैसा ही रखना पसंद करते हैं जैसा उनका मित्र रखता है। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल हुआ, या एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं वो फेयर एंड लवली क्रीम फलानी बिटिया लगाईस, तो अगली बिटिया कहे हम फेयर एंड लवली लगाए, घरे जाके चाहे झगड़ा करे मम्मी से कि हमें 35 रुपये दियो, हम फेयर एंड लवली लेके अबे, हमार कई सखी लगावत ही फेयर एंड लवली, हम फेयर एंड लवली लगाई, तो वो लेके आई हैं। ऐसे लड़के कहें कि अरे फलाने तो यहाँ 2 तीर मरवाए हैं बारे पे, 1 साइड बार कटवाए नहीं, हम 1 साइड बार कटवाए, चाहे बप्पा खुरपा से बार छोड़ डाल रहे हैं, लेकिन नाऊ यहाँ जई हैं तो कहीं ये ऊपर वाला बाल मत काटना, ये किनारे किनारे का बढ़िया काट दो। और घरे पहुँचे तो बप्पा चाहे गरिएबे करें 10 गारी, वका सुन ले हैं, लेकिन बार कटवाई हैं जैसे फलाने मित्र उनके कटवाए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ आपस में मित्र होते रहते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देखते हैं जो प्यार वार होता है ये किशोर अवस्था के दौरान ही हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो मित्र मंडली इसमें होता है गिरोह या दल जिसको कहते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में मित्र समूह का एक नया स्वरूप भी देखने को मिलता है आजकल। किशोर अवस्था कुछ ऐसे संगठित समूह बनाते हैं जिनमें वह विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इस समूह में साथी सदस्यों की संख्या अधिक होती है और इसमें बहुधा ऐसे युवा होते हैं जिनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता है, यानी जिनका तालमेल समाज से अच्छा नहीं खाता, सामाजिक नियम कायदों से वो नहीं रहते हैं, या उनके माता पिता में से कोई उनका एक प्रकार से सही तरीके से सामाजिकरण नहीं कर पाया है, वे अपना एक समूह बना लेते हैं। यह दल एक ही लिंग के होते हैं, यानी कि महिला महिला का है तो महिला ही महिला रहेंगी, पुरुष पुरुष का है तो पुरुष पुरुष ही रहेंगे। ये अधिकांशतः समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे चोरी करना हुआ, चमारी करना हुआ, दुनिया भर का जो है बेमनस्ता करना हुआ, मार धार करना हुआ, इन सभी में आगे रहते हैं बच्चे। जो गिरोह वाले, गिरोह कहते हैं समझते नहीं, डाकुओं का गिरोह होता है, तो ऐसे टाइप का मान लीजिए वो अपने समूह के साथ उन लोगों के प्रति विरोधी व्यवहार करते हैं जिनसे उनका समायोजन अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर के वो समाज के खिलाफ भी जा सकते हैं, समाज के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है, लेकिन जब काम करेंगे सभी लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। चोरी भी करेंगे या जो है नकल करना हुआ, ठीक है, पूरी टोली तमाम स्कूल में जा कर के दंगा करना हुआ, मारपीट करना हुआ, ये सब चीज़ें। अगर आप आपको होम साइंस का PDF चाहिए, होम साइंस का पूरा कोर्स चाहिए, होम साइंस ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सभी का कोर्स की व्यवस्था है। 91 61 93 60 62 पर आप SMS कर दीजिएगा। इस पर आप SMS करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। और आपको बता दूं कि आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से इससे जोड़ देंगे। उसके बाद में आपको वहाँ पर क्या मिलेगी, PDF आपके पास सेंड किया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उस PDF के, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लास उसमें जब भी होगी तो उसको मिलती रहेगी। साथ ही साथ में आपको जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी की क्लासेस की प्लेलिस्ट और सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, एक माइनर वाला भी मिल जाएगा और एक को करिकुलर मानव मूल पर्यावरण अध्ययन, वो सब आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। तो ये बात ध्यान रखेंगे और ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो उसके बाद में 4th सेमेस्टर की क्लासेस आपकी जनवरी से प्रारंभ होने वाली हैं, तो 4th सेमेस्टर के लिए भी जुड़ पाएंगे। 100 रुपीज़ 4th सेमेस्टर का भी फीस है, ठीक है। तो जिन बच्चों को 4th सेमेस्टर में जुड़ना होगा तो 4th सेमेस्टर में भी जोड़ दिया जाएगा। देखिए 3rd सेमेस्टर का फीस 100 रुपया है, 4th सेमेस्टर की फीस 100 रुपये है। तो अगर 3rd सेमेस्टर आप पर जुड़ जाएंगे तो 4th सेमेस्टर में तुरंत ग्रुप में भेजा जाएगा, तो उसी पे आपको पेमेंट करके 100 रुपीज़ और 4th सेमेस्टर वाले ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। तो आपके लिए मात्र 100 रुपीज़ में 4th सेमेस्टर में आप 6 महीने पढ़ेंगे केवल 100 रुपये में, सभी सब्जेक्ट ग्रुप से जुड़े रहेंगे, ठीक है। लाइव क्लास होगी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी वहाँ पर, तो आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न एड्स क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपचार, ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। तो एड्स का क्यों होता है, एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका निदान या उपचार कैसे किया जा सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी मतलब कि इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म एक विषाणु है, एक वायरस होता है जो
बॉडी के ह्यूमन सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता है। यानी कि HIV वायरस जो होता है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको छीण करता है। हर 2 दिन में बुखार महसूस होगा आपको और कई बार तेज़ी से बुखार आना, ये HIV का सबसे पहला लक्षण होता है। अगर आपको हर दूसरे दिन बुखार आता है, तेज़ी से कभी कभी बुखार हो जाता है, तो आपको जान लीजिए HIV वायरस का कुछ ना कुछ खतरा है। पिछले कुछ दिनों में पहले से ज़्यादा थकान होना, हर समय थकावट महसूस करना HIV का शुरुआती लक्षण होता है। HIV वायरस के मरीज का वज़न एकदम से नहीं घटता है, बल्कि वज़न में धीरे धीरे कमी आने लगती है इनकी। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। इनका लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसका वो क्या मतलब इसका उपचार कैसे होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो व्यक्ति में एड्स के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहला लक्षण होता है लगातार वज़न का गिरना। अगर आपका वज़न लगातार गिर रहा है, आप 70 किलो के थे, आप 60 हो गए हैं, 60 से फिर आप कुछ दिन में 50 हो जाएंगे, तो इस तरीके का वज़न जो है धीरे धीरे घटने लगे तो जान जाइए कुछ खतरा है। दूसरी बात, मुंह में सफ़ेद चकत्तेदार धब्बे अगर निकलने लगते हैं तो भी आपको खतरा हो सकता है एड्स का। इसके अलावा लगातार खांसी रहना, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा बार बार दस्त लगना, अतिसार की समस्या पैदा होना। दस्त मतलब एक प्रकार से लगातार दस्त आना या अतिसार की समस्या पैदा होना, ये भी एक लक्षण है। त्वचा में खुजली व चकत्ते होना, ये भी एक लक्षण है। बार बार शारीरिक थकान का अनुभव होना आपको, ये भी लक्षण है HIV का, यानी कि एड्स का। तेज़ बुखार रहना, शरीर से पसीना अधिक मात्रा में निकलना, तो आप जान लीजिए आपको जो है एड्स के लक्षण कुछ कुछ हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जांघों तथा बगल की लसिका ग्रंथियों में सूजन के कारण से गिल्टियाँ बनना, ये भी एक लक्षण होता है। जांघ के जो बगल का एरिया होता है, ठीक है, तो उस एरिया में गिल्टी पड़ जाना छोटी छोटी, वो भी आप मान करके चलो कि एड्स के लक्षण में शामिल है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि निमोनिया, तपेदिक और कैंसर के लक्षण भी कभी कभी दिखाई पड़ने लगते हैं, तो आप जान लीजिए HIV वायरस से आप संक्रमित हैं और आपको एड्स का खतरा है। ठीक है, हालांकि ये सारे लक्षण एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, कोई कोई लक्षण शुरुआती दिखेगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगला चीज़ है HIV एड्स फैलने का क्या कारण है, यानी क्यों फैलता है, ये किस वजह से फैलता है। जब हम किसी चीज़ के कारण को समझ लेंगे तो आने वाले समय में, चूँकि आप लोग युवा हो, आपको आगे चल कर के ऐसे सिंड्रोम की वजह से खतरा उत्पन्न हो सकता है, आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को जाने रहेंगे, आज से पढ़े रहेंगे, तो आने वाले भविष्य आपका ठीक ठाक होगा और आपको ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। HIV यानी कि एड्स के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण भी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण एड्स होता है। जैसे मान लेते किसी व्यक्ति में एड्स का संक्रमण है, तो वायरस है, तो वो वायरस अगर वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता तो उसको भी हो जाता है। ठीक है, पहली बात, संक्रमित व्यक्ति का खून जो होता है, यानी रक्त, जब किसी समान व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो समान व्यक्ति में HIV का वायरस पहुंच जाता है। यानी HIV का जो वायरस है, अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित है और किसी को खून दे दिया है उसने, तो जिसको खून दिया उसको भी वो संक्रमण हो जाएगा। दूसरा कारण होता है HIV संक्रमित व्यक्ति पुरुष होता है, अगर जब किसी सामान्य महिला के साथ यौन संपर्क करता है, यानी कि यौन संपर्क मतलब होता है सहवास करता है, सेक्स करता है। ठीक है, जब एक पुरुष संक्रमित है अगर, तो वो महिला के साथ अगर यौन संबंध बना लिया तो महिला पुरुष के वीर्य के द्वारा संक्रमित हो जाती है। यानी जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं महिला के अंदर जब प्रवेश करते तो महिला को भी HIV वायरस का संक्रमण हो जाता है, यानी महिला भी HIV से ग्रसित हो जाती है। तो इस दौरान ये चीज़ें एक प्रकार से भी आपको देखनी है। तीसरी बात, यदि संक्रमित महिला सामान्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो पुरुष को HIV वायरस संक्रमित कर सकता है। यानी कि सिचुएशन थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर महिला संक्रमित है, ठीक है, तो अगर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते तो पुरुष को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर पुरुष ने परिवार नियोजन के जो तमाम उपकरण हैं उनका प्रयोग किया तो उस वजह से संक्रमण थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे कि तमाम प्रकार के उपकरण हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग करके आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। अभी मैं उपचार बताऊँगा तो उसमें चर्चा करते रहेंगे। ठीक है,
आप लोग इसको हंसी मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली चीज़ों को समझें, क्योंकि ये आने वाला भविष्य आपका के लिए अच्छा करेगा। तो ज़रूरी है कि भाई अपना स्वास्थ्य अगर सही है तो सब कुछ सही है। आज से आप साफ सफाई पर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य, मतलब आपको अगर ऐसे वायरस हो जाएंगे तो आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो भविष्य में शादी होगी जिससे, उसको भी संक्रमण हो सकता है, या आपका जो एक प्रकार से जो भी करीबी होगा उसको भी ये हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा बेटा चौथी बात है कि संक्रमित महिला जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो शिशु HIV से ग्रसित हो सकता है। यानी कि मान लेते हैं महिला अगर ग्रसित है HIV से और वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती, दूध पिलाती है अपने स्तन का, तो बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा संक्रमित माता से शिशु का जन्म होने पर नवजात HIV संक्रमित हो जाता है। यानी कि जन्म अगर उसका होता है, नहीं महिला को अगर है, तो बच्चा भी एक प्रकार से उससे संक्रमित हो जाएगा। यह बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छठा कारण ये है HIV संक्रमित व्यक्ति की सिरिंज व नीडल का प्रयोग करने से, यानी जो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करने के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग करते हैं, अगर वैसा ही सिरिंज का प्रयोग दूसरा व्यक्ति करेगा तो उसको भी हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं एक ही सिरिंज से सुई लगाएगी, किसी को इंजेक्शन दिया, वही सिरिंज अगर किसी दूसरे को कोच दिया गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। या ऐसे लोग जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो उसी से लेते हैं और फलाने बगल वाला उसका मित्र भी लेता है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा असुरक्षित तरीकों से अगर आप यौन संबंध स्थापित करेंगे तो भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी अगर आप सेक्स जो है बिना एक प्रकार से किसी उपकरण के करते हैं, या तो भी आपको खतरा हो सकता है, या कई जो है महिलाओं से संबंध आपका है, या कोई महिला है उसका कई पुरुषों के साथ संबंध है, तो ऐसी स्थिति में भी ये सिचुएशन पर मतलब कि डेवलप हो सकती है। एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध यानी सेक्स रिलेशन बनाने में भी ऐसा संभव होता है, और ऐसा ज़्यादातर खतरे इसी वजह से होते हैं जब कोई महिला कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, या कोई पुरुष कई महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और बिना उपकरणों के, जैसे आपके तमाम प्रकार के चीज़ें होती हैं, जैसे कंडोम या फिर निरोध जिसको आप कहते हैं, उसका प्रयोग करके, या तमाम प्रकार के और उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके आप इन चीज़ों से भी बच सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से भी आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रकार से जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि शादी से पहले यौन संबंध स्थापित करना पाप होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके के वायरस जो है इससे ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध चूँकि स्थापित होते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं वो एक प्रकार से इसको ज़्यादा एक प्रकार से इससे ग्रसित होते रहे हैं, चूँकि आज तमाम प्रकार की ऐसे सिचुएशन या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें चल गई हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है। पहले से ही आप देखते बॉलीवुड मूवीज़ में क्या किया गया, यही कि प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जमाना, गाना यही बना। प्यार को लेकर के इतना गाना बन चुका है बॉलीवुड में, प्यार प्यार ही सब कुछ है, ठीक है। प्यार और दुनिया वाले प्यार का विरोध करते तो दुनिया वालों को गलत ठहराया जाता है मूवीज़ में, और प्यार को सही ठहरा करके प्रेमी युगल मिल जाते हैं आपस में और पिक्चर का अंत हो जाता है, मूवी ख़त्म हो जाती है। यही आप लोगों ने देखा, तो आपके मन में प्यार करने की उत्कंठा जरूर जागी होगी, और प्यार में तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपके मन में होती होंगी जो आपने मूवी में देखा कि हम भी ऐसी लाइफ जिएं, ठीक है। लेकिन चूंकि ऐसी लाइफ जीने के लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में आपको खतरे तमाम हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्यार ना करें, लेकिन हाँ ये चीज़ों को ध्यान रखें, थोड़ा सा बच बचाव के करें। HIV एड्स से बचाव व रोकथाम कैसे करेंगे, आप इन चीज़ों को ज़रूर आप देखें समझें, ताकि आप आने वाले समय में आपका भविष्य ठीक ठाक हो। ये प्रश्न ज़रूर परीक्षा में आएगा। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए इससे बचाव आवश्यक है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट जो है दवा नहीं होती, ठीक है। आप इसकी एग्जैक्ट कोई दवा नहीं होती है कि भाई इसकी एक एग्जैक्ट दवा होती है वो खा लो ख़त्म हो जाए। व्यक्ति की समझदारी ही बचाव है इसका, इसलिए अग्रलिखित बातों का यानी नीचे लिखी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि जब भी आप यौन संबंध बनाएं, सेक्स करें, तब असुरक्षित तरीकों को ना अपनाएं। यानी कि असुरक्षित तरीके जो आजकल तमाम प्रकार की चीज़ें लोग करते हैं, लोग देखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, एक से अधिक लोगों के साथ आप यौन संबंध स्थापित ना करें। दूसरी बात, तीसरी बात, यौन संबंध स्थापित करने से पहले और बाद में अपने यौन अंगों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। यानी जब भी सेक्स करने के पहले और बाद में दोनों स्थितियों में आप उसको साफ करें, ठीक ठाक तरीके से रखें, ठीक है।
संभोग के समय आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका खतरा कम रहता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। अगर एक ही पुरुष महिला साथ में है तो फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो कई लोगों से संबंध बनाते हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का प्रयोग करें, ठीक है। हमेशा डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करें आप। इसके अलावा किसी अन्य की तौलिया व अंडरगारमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। यानी जब भी आप मतलब अपना पर्सनल, हर चीज़ आपका पर्सनल होना चाहिए, चाहे वो तौलिया की बात हो या फिर अंडरगारमेंट की बात हो। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बुखार तथा मासिक धर्म के दौरान यौन संबंध स्थापित ना करें। यानी कि जब स्त्रियों का महीना चल रहा हो यानी मासिक धर्म आ रहा हो, उस दौरान आपको सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा HIV+ होने पर गर्भधारण से बचें, ठीक है। यानी कि अगर HIV सकारात्मक है तो ऐसे में गर्भधारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब वो निगेटिव हो जाए तब आपको गर्भधारण करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। और यही वजह है कि ताकि बच्चा भी उससे संक्रमित ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जब आपको यह ज्ञात हो जाए कि आप एड्स पीड़ित हैं तो अपने पार्टनर के साथ संभोग बिल्कुल भी ना करें। यानी जब तक आप उसका इलाज ना ढूंढ लें, जब तक आप उसकी दवा ना करवा लें, तब तक अपने पार्टनर के साथ संभोग ना करें, नहीं तो इससे आपके पार्टनर में भी ये रोग हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी किसी मरीज को खून की आवश्यकता हो तो रक्त परीक्षण के बाद ही खून मरीज को दें। पहले आप खून का टेस्ट करवाएं, उसके बाद में किसी को आप ब्लड दें, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बार प्रयोग की गई सुइयों और सिरिंजी का प्रयोग दोबारा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया हाथ में तो उस सिरिंजी का प्रयोग दोबारा ना करें, उसको फेंक दें, ठीक है। उसको डिस्पोजल में रख दें, उसको अलग रख दें, कहीं पर कूड़ेदान में फेंक दें। तो एक चीज़ का आपको एक ही बार प्रयोग करना है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए अपने ही ब्लेड का इस्तेमाल करें। जो नाई वगैरह एक ही ब्लेड से बनाते हैं, फलाने नाम का व्यक्ति को है, उसका दाढ़ी खींच दिए और आप भी पहुँचे बगल में, नौवा पकड़ के फिर छील दिया आपका पूरा दाढ़ी बड़ी उसी ब्लेडवा से, तो फिर आपको एड्स के खतरे बढ़ सकते हैं। मान लेते उसका खून लग गया, उसको मान लेते HIV बीमारी थी तो आपको हो सकता है, ऐसे आपकी जान भी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का यौन रोग या संक्रमण होने पर अपनी जांच जरूर करवा लें, क्योंकि जब एक प्रकार से प्राइवेट पार्ट पर कोई भी रोग हो या कोई भी दिक्कत हो, संक्रमण हो कुछ भी, तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसको दिखाएं जा करके कि क्या दिक्कत आ रही, तो वो एक प्रकार से तब उसके बाद में आप चीज़ों को करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए। तो किसी भी व्यक्ति की नैतिकता का निर्धारण दो बातों से होता है। किन दो बातों से होता है? पहली बात उसका जो बौद्धिक पक्ष होता है वो, और दूसरा होता है उसका भावात्मक पक्ष यानी इमोशनल डेवलपमेंट, यानी उसका जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलेक्चुअल जो उसका पक्ष होता है वो, और दूसरा होता है इमोशनल पक्ष वो, ठीक है। तो बौद्धिक पक्ष से अभिप्राय होता है व्यक्ति को उचित और अनुचित और सही गलत का ज्ञान होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस सिचुएशन में क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज़ का डिसाइड कर लेना ही उसका बौद्धिक पक्ष होता है। तो नैतिकता का निर्धारण करना सबसे पहली बात बौद्धिक पक्ष पर उस पर डिपेंड करता है। जब कोई व्यक्ति यही नहीं जानता कि वह मतलब कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, तब वह स्वयं उचित समझता है वही करता है। ऐसे में कभी कभी अनैतिक कार्य भी वो कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप जब ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तब आपको पता होगा कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, मोरल चीज़ें क्या हैं और क्या इमोरल चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा भावात्मक पक्ष दूसरा होता है। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है उचित तथा अनुचित का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं अपने मन में यह भाव उत्पन्न करे कि वह सदैव सही कार्य करेगा और गलत कार्यों से दूर रहेगा। जैसे व्यक्ति यह जानता है कि झूठ बोलना गलत है, किंतु फिर भी वह झूठ बोलता है कभी कभी, ठीक है, तो यह उसकी नैतिकता नहीं कहलाएगी। वो जानता है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी वह झूठ बोलता है किन्हीं कारणों के बस में, तो वो भी नैतिकता के खिलाफ होता है। तो नैतिकता के निर्धारण में दो चीज़ों का, बौद्धिक पक्ष का और भावात्मक पक्ष का, दोनों का बड़ा योगदान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से परीक्षा में 100% आने वाले हैं। संतुलित आहार की क्या विशेषताएं होती हैं, बताएं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहा जाता है संतुलित आहार को। देखिए संतुलित आहार की विशेषताएं। पहली विशेषता, संतुलित आहार में सबसे पहली बात प्रोटीन। प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन हमारे शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण करती हैं मतलब प्रोटीन के द्वारा। यानी शरीर का डेवलपमेंट करने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कार्बोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है।
वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। खनिज लवण जो होते हैं और विटामिन, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये एचआईवी के दौरान अगर आप खनिज लवण और विटामिन का सेवन अच्छे तरीके से करेंगे डॉक्टर सलाह लेकर के, तो उसका खतरा कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन की कमी से ही आपके शरीर में रोग होते हैं, खनिज लवण की कमी से। तो विटामिन और खनिज लवण की अगर पूर्ति होगी तो आपके शरीर में रोग नहीं होगी। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कम दिखने लगता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से आपका जो क्या नाम है, विटामिन ई की कमी से आपका जो जैसे बुढ़ापा आने लगता है, जल्दी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। यानी अगर आप रोग मतलब कि वो क्या नाम है, आपका प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम होने लगती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से अगर आपको हमेशा थोड़ा सा युवा अवस्था में रहना है, चेहरे पर आपकी चमक आनी चाहिए, यानी चेहरे पर आपको अगर चमक लानी है, फेस बढ़िया चमकीला दिखे, ठीक है, बिना मेकअप के, तो आप विटामिन ई का अगर सेवन करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जल आदि का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए, यानी कि ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं इनका सही अनुपात में प्रयोग ही बैलेंस डाइट कहलाता है। 6 तत्व कौन कौन से? खनिज लवण, विटामिन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसके अलावा जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इनकी 6 सही मात्रा, किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा की ज़रूरत है, कितनी खनिज लवण की ज़रूरत है उसको, वो सब एक प्रकार से जब किसी खाने में मौजूद होती है उस शरीर के अकॉर्डिंग जिसके बारे में वो किया जा रहा है, तो वही बैलेंस डाइट कहा जाता है। ना ज़्यादा पोषक तत्व तो खाने से आप मोटे होंगे, ना ही कम खाने से। ठीक है, जब आप बैलेंस डाइट होगा, आपका सभी संतुलित होगा, तभी आपको ना तो रोग होगा और ना ही आप किसी प्रकार के, ना मोटापे का खतरा होगा, ना दुबलेपन का। ठीक है, तो संतुलित आहार की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्चे फलों का भी उचित समावेश होना चाहिए, जिसमें विटामिन और खनिज लवण खूब दबा के पाए जाते हैं। इसके अलावा कच्चा टमाटर, सलाद, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू, अमरूद, इन सभी का प्रयोग आप जरूर करें। सलाद में काट कर आप इनको खाएंगे, इससे तमाम प्रकार के विटामिन और खनिज लवण आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आहार में प्रतिदिन परिवर्तन कर देना चाहिए तथा उसे आकर्षक और मनमोहक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि जब भी वो खाना बनाएं तो ये ध्यान रखें कि जैसे संडे को हमने बनाया था तो मंडे को कुछ दूसरा खाना बना दें। फिर जैसे एक दिन आपने राजमा की दाल बना दी, एक दिन आपने सोयाबीन की दाल बना दी, एक दिन आपने अरहर की दाल बना दी, एक दिन आपने जो है मटर और चना की दाल बना दी, एक दिन आपने जो है सकपोइता दाल बना दी। सकपोइता मतलब जो बथुई और उड़द की दाल बना करके बना देते हैं, तो वो बना दिया। किसी दिन जो है केवटी बना दे। केवटी दाल मतलब समझ रहे हैं, उड़द सबको मिक्सचर मिला करके बना दे, वही केवटी दाल कही जाती है। तो इस तरीके से किसी दिन आपने छोला बना दिया, तो इससे क्या होगा कि परिवार का माहौल भी ठीक ठाक रहेगा, लोग उस गृहिणी से प्रेम भी करेंगे जो इस तरीके के भोजन को बनाएगी, उसका इज्जत सम्मान भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में एक गृहिणी को चाहिए कि वो संतुलित आहार के साथ साथ भोजन को आकर्षक और रुचिकर बनाए, ताकि खाने का मन करे। भोजन को देखने के बाद में जैसे एक रोटी खाए मन है तो 4 रोटी खाए मन का है, तो जानो खाना नीक बना है, वही खाया थे मनमोहक। ठीक है, 5वीं बात है, संतुलित आहार व्यक्ति को व्यवसाय के अकॉर्डिंग, यानी क्या काम करता है व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग, उसकी उम्र क्या है उम्र के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उसका लिंग क्या है यानी महिला है कि पुरुष है उसके अकॉर्डिंग खाना देना चाहिए। जलवायु यानी कि मौसम कैसा है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात, जैसे बरसात पानी बरसा तो बढ़िया पकौड़ी छन गए, मज़ा आएगा खाए में। गर्मी है तो एक आध गिलास शरबत मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं, तो इसके अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए गर्मी, सर्दी और बरसात में। ठीक है, इसके अलावा आहार की पौष्टिकता का उसी स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है जब आहार जो है दूषित ना हो, यानी आहार में कोई वायरस ना हो, पाचनशील हो, वो पच जाने वाला हो। बासी और अधिक समय तक रखा हुआ आहार आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है, उसमें तमाम प्रकार के खतरे हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, अतः उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 7वीं विशेषता है संतुलित आहार की। संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं होनी चाहिए, यानी कि किस व्यक्ति को कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। संतुलित आहार में समस्त पोषक तत्वों का स्थान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा खूब दबा के दे दिया, प्रोटीन दिए भाई नहीं खीन। ठीक है, यानी प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका पर्याप्त मात्रा में, जो जितना चाहिए जिसको उतना मिलना चाहिए। संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में और अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिकल वे में होना चाहिए। भविष्य में आवश्यकता के लिए पोषक तत्व संचय हो सकते हैं, इसलिए खनिज, लवण और विटामिन की अधिकता होनी चाहिए भोजन में। और खनिज, लवण और विटामिन तभी आवश्यकता से अधिक होंगे जब उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का प्रयोग किया जाएगा। उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान करने वाला भोजन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट देता है और कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाया जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल जब खाते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा आती है। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। जो पांचों भोज्य समूह हैं उनसे सभी भोज्य समूह सम्मिलित होने चाहिए, उनसे सभी प्रोडक्ट सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको बताया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को मतलब वीडियो में कमेंट करके बताएं। वैसे समझ में आ जा रहा होगा क्योंकि मैं इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, आहार आयोजन के लाभ बताइए। आहार आयोजन का क्या लाभ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आहार का आयोजन करना, आहार मतलब होता है भोजन, या आप मान सकते हैं डाइट, या इसी को अंग्रेजी में आहार आयोजन को संयुक्त रूप से मील प्लानिंग कहते हैं। यानी कि आहार का प्लान करना, ठीक है, वो आहार आयोजन होता है। आहार आयोजन के प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं। पहली बात, आहार आयोजन या आहार प्लान के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता, किस व्यक्ति को क्या चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ उसकी रुचि क्या है, उसको क्या पसंद है, उसका ध्यान रखा जाता है। भोजन के रंग, रूप, स्वाद और पकाने की विधियां जो होती हैं उसमें विभिन्नता उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है और भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे वह रुचिपूर्वक भोजन को खाता है, ग्रहण करता है और बढ़िया रहता है और घर में मारपीट भी नहीं होती। जैसे कि मान लेते हैं अगर घर में रोटी सब्जी दाल चावल रोज बना करिस तो वैमनस्यता फैले शुरू हो जाए, धीरे धीरे ले अरे यार रोजे रोटी सब्जी मिलत ही खाए का, अरे कहियो तो बनाए दो बढ़िया पकवान। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि मान लेते हैं हफ्ते में एक दिन बढ़िया पूरी तरकारी बन जाए, खीर बन जाए, पुलाव सलाद बढ़िया बन जाए, कट के बढ़िया मिर्चा होए, हरा मिर्चा बढ़िया तेल में तल करके, अरे राम कहो। किसी दिन पराठा बन गया आलू का, चाय मिल गई गर्मा गर्म बढ़िया, उसी से बढ़िया दबा के खा लो, चटनी मिल गई कोई बढ़िया। ठीक है, तो ये सब भोजन में अच्छे लगते हैं। आहार आयोजन के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी परिवार अथवा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है। यानी कि जैसे कि एक प्लान होता है कि किस व्यक्ति को, किस परिवार को किस तरीके का भोजन देना होता है, आहार आयोजन वही व्यवस्थित करता है और उसकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित मतलब कि संभव होती है। आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप ही मतलब कि ही आहार दिया जाता है उसको, ताकि वह एक प्रकार से संतुलित आहार उसको मिल सके। ठीक है, तो संतुलित आहार की व्यवस्था आहार आयोजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तीसरा गुण ये है कि आहार आयोजन के द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि मान लेते हैं आपको ज़रूरी नहीं कि आप डेली जो है पूरी तरकारी ही बनाएं, पूरी सब्जी ही बनाएं। अब किसी दिन रोटी सब्जी बन गई, किसी दिन एक ही टाइम भोजन मिला, तो ये सब एक प्रकार से जैसे होता है, जैसे मेस में एक मेन्यू होता है, एक मेन्यू बना है कि भाई संडे को ये बनना चाहिए, सोमवार को ये बनना चाहिए, इस दिन ये बनना चाहिए। तो इस तरीके से एक शेड्यूल फिक्स कर लिया जाए कि फलाने दिन फला चीज़ बनेगा। तो इससे क्या होगा, फलाने दिन का इंतज़ार होगा, लोग इंतज़ार करेंगे, अरे भैया आओ दो संडे, तब दो दिन तो खीर मिले बढ़िया, या आने दो जो है सैटरडे, उस दिन तो हमको बढ़िया वो मिलेगा, क्या ना आलू भरा का पराठा मिलेगा, उस दिन याद करो फिर गोभी का मिलेगा, किसी दिन पालक का मिलेगा। इस तरीके से थोड़ा सा रुचिकर भोजन तभी लगता है जब बदल बदल करके मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निम्न और मध्य वर्ग के परिवार में आहार आयोजन के द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार शामिल किए जा सकते हैं, जो पौष्टिक भी हों और सस्ते भी हों। तो उससे क्या होगा, धन का सदुपयोग होगा। यानी कि बिना मतलब के, केवल बहुत सारे लोग गांव वगैरह में ही में थे, काजू बादाम दवाई के खाओ मोटाई जाबो, ताकत बहुत बढ़े। देखिए, केवल काजू बादाम और सूखे मेवे खाने से आपकी ताकत नहीं बढ़ती है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको खाना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो काजू बादाम में मत सोचिए। पहले हम भी सोचते थे, हम कानपुर में गए तो मेस में थोड़ा दिन काम किए, तो वहाँ पे काजू वाजू रहता था उसी मेस में। तो कानपुर में शुगर इंस्टीट्यूट था, तो उसी में पहले तो जैसे बढ़िया आता था पूरा पैकेट ही पैकेट, उसी में से जैसे आवा 1 किलो काजू 2 किलो काजू आ गया, तो उसमें से चूँकि 400 लड़कों के लिए खीर बननी रहती थी संडे को, तो उसी में से ऐसे एक मुट्ठा काजू निकाल के जेब में रखते थे
और बढ़िया से उसको इसे खाते रहते थे और फिर जॉब करते थे, मतलब कि खाना बनाते थे, ये सब करते थे। उसके बाद में फिर शाम को 5 से मतलब 3 से 5 तक कोचिंग करते थे, फिर आते थे, फिर भिड़ जाते थे खाना बनाने में, मतलब कि कई काम किए। तो उसके बाद में उसमें हम ऐसा क्या करते थे, एक समय था 2017 से लेकर के 2020 या जब तक कोरोना काल था तब तक मैंने किया था वहाँ पे। आहार आयोजन के द्वारा समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक समय के भोजन के समय यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ में मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और इस आयोजन के द्वारा समय की भी बचत होती है। इसके अलावा आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित और व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आहार में तो बहुत अधिक खा लिया जाता है और दूसरा आहार बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये ना हो, इसकी वजह से आहार आयोजन जो होता है वो ध्यान में रख कर किया जाता है कि भाई तालमेल सभी का बैठा रहे, ठीक है, और एक मेन्यू के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिकल वे में भोजन मिलता रहे। आहार आयोजन के द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। पूर्ण रूप से योजना बनाने के एक और तो शक्ति की बचत होती है। जैसे मान लीजिए सरलीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, तो लगातार काम जब आप करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जैसे कोई काम कर रही हैं आप, तो आप उस काम को बहुत दूसरे तरीके से करें तो आपको ज़्यादा मेहनत लग रही काम करने में, ज़्यादा समय भी नष्ट हो रहा है आपका। तो ऐसे में आजकल तमाम प्रकार के ऐसे कार्य मतलब कि ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो कि एक प्रकार से आपको चीज़ें आपके लिए सरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें खाना बनाना कितना सरल हो गया। पहले बटुली में आधान रखा जात रहा, पहले आधा घंटा आधान पहले खौलत रहा पानी, उसके बाद में तमन चावल डाला जात रहा। तो जब चावल पड़ता था तब वो जब जो है भद भद उसमें से ऐसे निकलने लगता था, ऐसे बुलबुला, तो उस पर ढका जाता था। कभी कभी चावल में पानी ज़्यादा हो जाता था, कभी कभी चावल जो होता था वो कच्चा रह जाता था, कभी कभी गीला, कभी कभी एकदम सूखा हो जाता था। आजकल चावल क्या बनते हैं, एकदम फर चावल कुकर में डाल दिया, 1 अंगुर 2 अंगुर थोड़ा सा पानी ऊपर निकाल करके उसमें और बढ़िया से रख दिया, उसमें 2 बूंद तेल या घी डाल दिया। अब बढ़िया से चावल एकदम से फर एक हाथ मारो, भारत से बढ़िया छितराएगा पूरा मंसूरी चावल है, मज़ा आ जाए खाए का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सातवीं बात, आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में बहुत अधिक महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार का आयोजन नहीं किया जाए तो एक ओर तो रोगी के रोग में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी ओर रोगी तत्काल स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाता। अतः रोग के अनुसार ही आहार का आयोजन करना आवश्यक और लाभप्रद होता है। यानी कि जब कभी भी आहार की व्यवस्था की जाए, कोई रोगी, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि मुझे जुकाम था, मुझे खांसी आ रही थी, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, गले में प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है जब ज़्यादा बोल दो तो, ठीक है। चूँकि मुझे बोलने का काम है, मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर मना करते हैं कि भाई इतना मत बोला करिए, 1-2 क्लास ले लिया करिए, ज़्यादा ना मत लिया करिए, लेकिन मैं फिर भी लेता हूँ। तो ऐसे में मैं अपना केयर नहीं कर पाता, चूँकि मैं जैसे पानी गर्म पीना चाहिए, लेकिन मैं पानी कैसा पी लेता हूँ, ठंड पी लेता हूँ, चूँकि ठंड पानी से मज़ा आता है पीने में, तो पी लेता हूँ, ठीक है। तो उपचारात्मक आहार मैं नहीं कर पाता, यानी कि जो क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना है, दही वही खाना बंद कर दिए बेसिकली ठंडी में। नहीं तो मैं दही का बड़ा शौकीन रहा हूँ, दही बढ़िया चीनी डाल करके और जब भोजन के साथ मिलती थी तो मैं ज़रूर खाता था। गर्मी में मैं बिना दही, या मतलब कि दही तो हमेशा हमको भोजन में, हमेशा नहीं, लगभग हफ्ते में 3 बार तो मैं मिलना ही चाहिए, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये होता है कि भाई मिलना चाहिए तो अच्छा लगता है। क्लियर, मतलब कोई आदत या कुछ नहीं होता है, जब भी समय के अकॉर्डिंग जैसा मिल जाए वैसा ही सिचुएशन जैसी हो। आहार आयोजन के चरण बताइए, यानी आहार आयोजन के क्या क्या चरण होते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आहार आयोजन के चरण, स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग या मील प्लानिंग। पहला चरण होता है परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी होना चाहिए। किस व्यक्ति को कितना पोषण चाहिए, कोई बहुत पातर दूबर है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा कर दो, कोई ज़्यादा काम करता तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा कर दो, कोई गर्भावस्था में स्त्री गुजर रही तो उसको प्रोटीन और उसको ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा दे दो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती, किस व्यक्ति की सिचुएशन कैसी है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको भोजन दिया जाए। आहार आयोजन करते समय सर्वप्रथम गृहिणी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के द्वारा विभिन्न आयु, लिंग और कार्यों के अनुसार प्रस्तावित जो तालिका है, एक सारणी प्रस्तावित की गई है ICMR के द्वारा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको आप कह सकते हैं, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा
किस आयु के लोगों को कितना भोजन चाहिए, लिंग महिला पुरुष और उसका कार्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि किसको कितना भोजन चाहिए, कितना भोजन है प्रोटीन, किसको कितना कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करनी चाहिए महिला को, और उसके बाद में वैसा खाना बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग करना चाहिए। भोज्य वर्ग जो पोषक तत्व हैं, भोजन समूह हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक तत्वों को ज्ञात करने के पश्चात ऐसे पौष्टिक आहार का चुनाव करना आवश्यक है जो कि विभिन्न भोज्य समूहों के आधार पर किए जा सकते हैं। गृहिणी को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी भोज्य वर्ग का चुनाव करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक भोज्य तत्व जरूर शामिल करना चाहिए। इस प्रकार आयोजित आहार के द्वारा परिवार को समस्त पोषक तत्व उचित अनुपात में और उचित मात्रा में मिल पाते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग करना चाहिए। आहार आयोजन के बाद गृहिणी को यह जानना जरूरी है कि वह अपने परिवार के सदस्यों का उचित स्वास्थ्य हेतु भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार में सम्मिलित करे। इसके लिए संतुलित आहार तालिकाओं की जानकारी उसको रखना आवश्यक है, जो तालिका ICMR के द्वारा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसके बारे में बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो होता है, ये एक प्रकार से पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा होती है जो आपके बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। कभी कभी RDA को रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है। यहाँ RDA और बच्चों के लिए उपयुक्त संयुक्त आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है या दी गई है, आप पढ़ें इसको। यानी बच्चों को किस तरीके का भोजन देना चाहिए, यही रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बताता है। RDA ICMR के द्वारा तय किया जाता है। ICMR जो है वो फिक्स करता है कि RDA कितना होगा, बच्चों को कैसा आहार कब देना चाहिए। भारत में RDA इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि जो ये होता है ICMR, इन हैदराबाद के यानी हैदराबाद में स्थित है, तो उसके द्वारा तय किया जाता है कि बच्चों को कैसा भोजन देना चाहिए। RDA की मान्यताएं हर देश में अलग अलग हो सकती हैं, जो कि अलग अलग देश के बच्चों की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। भारत में ICMR के द्वारा शिशु, छोटे बच्चों और युवाओं के लिए उपयुक्त RDA निर्धारित किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही भोजन दिया जाता है। ठीक है, यानी किस व्यक्ति को कितना भोजन चाहिए किस उम्र में तक। RDA हर एक व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी अलग अलग व्यक्ति की कैसा कैसा काम करता है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसका भोजन का वो फिक्स किया जाता है कि किसको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए। शिशुओं के लिए RDA तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इनमें उसकी गतिविधि स्तर कैसी है, काम वाम कितना करता है, खाने की क्या परंपरा है उसके घर में, आहार पद्धतियाँ, सुरक्षा के मार्जिन, ये सब शामिल किए जाते हैं। तीसरी बात, संतुलित आहार से RDA प्राप्त किया जाता है। RDA प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को खाने में दाल देना चाहिए, फल, सब्जियां, दूध से बनी तमाम चीज़ें, जैसे पनीर हो गई, ठीक है, या दही हो गई, छाछ हो गया, चिकन, मछली, तेल और फैट्स, ये सब जरूर फैट्स माने वसा, ये सब शामिल करना चाहिए, तेल, घी, मक्खन। ठीक है। बच्चों का RDA प्रति किलो शरीर का वजन जो होता है युवाओं के RDA से ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी एक बच्चा एक युवा के मुकाबले तेज़ी से बड़ा होता है, इसलिए प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में दिए जाने चाहिए। जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है, मसल्स डेवलपमेंट, वो तेज़ी से होता है। ठीक है, युवाओं की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। बच्चों के पेट छोटे होते हैं लेकिन उनकी कैलोरी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अपने आइडियल न्यूट्रिशनल इंटेक तक पहुंचने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा ऊर्जा बर्न करते, खेलते कूदते, तो उसमें उनकी कैलोरी बर्न होती, तो ऐसे में उनकी कैलोरी की पूर्ति या उनके प्रोटीन की पूर्ति ज़रूरी होती है। बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश। देखिए, छोटे बच्चों को रोज़ लगभग 1060 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इसमें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए। ठीक है, ये सब शामिल होता है। तो ये होगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, RDA जिसको कहते हैं। स्तनपान से क्या लाभ होता है? ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को क्या लाभ होता है और उन बच्चों को क्या लाभ होता है, इसके कई लाभ हैं। देखें, पहली बात तो दुग्धपान से शिशु के मुंह का व्यायाम होता है, यानी उसका जब मुंह चलता है, वो अपने मुंह से दूध को खींचता है, तो उसका मुंह का व्यायाम हो जाता है, जिससे मुंह, जबड़ों और चेहरे की मांसपेशियों के निर्माण में उसको सहायता मिलती है।
दूसरी बात, विटामिन सी और थायमीन पूर्ण रूप से माता के दूध में प्राप्त होते हैं, तो ये भी उसको बच्चे को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। माता भी संतुष्ट होती है दूध पिला करके बच्चे को, और बच्चा भी संतुष्ट होता है, और दोनों के भावात्मक यानी इमोशनल संबंध दुग्धपान से सुदृढ़ हो जाते हैं। आजकल के बच्चे जो है अपनी माता से झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो ये एक प्रकार से जब जो है उसका दूध पियेंगे, डब्बे का दूध पियेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डब्बे का दूध पीने से भाई डब्बे जैसी बुद्धि हो जाती है। जब अपनी माता का आप दूध पियेंगे, स्तनपान करेंगे, तो उससे एक उनका इमोशनली आप टच हो पाएंगे। माता की जो वात्सल्य ममता है, जो प्रेम है, वो बढ़ जाएगा, और शिशु को माता से सुरक्षा और संरक्षण की अनुभूति भी होगी। चौथी बात, शिशु का संकिंग रिफ्लेक्स दुग्धपान के द्वारा संतुष्ट हो जाता है। जो संकिंग रिफ्लेक्स होता है वो दुग्धपान करने से संतुष्ट हो जाता है। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। इसके अलावा दुग्धपान कराने से माता का दूध आसानी से मिल जाता है। सबसे पहली बात, दुग्धपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय और स्तन की मांसपेशियां जो गर्भावस्था में बढ़ जाती हैं, वो संकुचित होकर के अपनी सही स्थिति में आ जाती है। यानी पेट जो मतलब कि लंबा, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, उसका वजन चमड़े का, वो सब एकदम से बराबर हो जाता है। सारी जो एक प्रकार शारीरिक जो परिवर्तन हुआ था, वो शारीरिक परिवर्तन कंट्रोल में आ जाता है दूध पिलाने से। इसके अलावा माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार होता है। इससे बेटर कोई नहीं होता, क्योंकि उसी बच्चे के लिए प्रकृति ने उसको बनाया है, ठीक है। और जब आप उसको नहीं पिलाती हैं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी तमाम बीमारियां होंगी, बच्चे को तो होंगी, जो प्रकृति से प्रदत्त है और आसानी से उपलब्ध भी है। आठवीं लाभ ये है कि यह दूध शिशु की पाचन क्षमता के अनुकूल होता है। यानी जब बकरी और भैंस, मतलब कि भैंस का दूध, गाय का दूध पिलाते हैं, तो बच्चों को कभी कभी अपच भी हो जाती, तमाम प्रकार की बीमारी हो जाती बच्चों को, ठीक है। माता का दूध अत्यंत शुद्ध और जीवाणु रहित होता है। माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक क्षमता, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो उनका बच्चों का मजबूत होता है। माता के दूध के पिलाने से कोई तैयारी, मतलब कि में कोई तैयारी नहीं करनी होती है, उसे संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना कोई परेशानी होती है, और दूध तुरंत माता के स्तन से चिपक करके बच्चा पी लेता है आराम से, और बच्चा और माता के बीच में जो संबंध होता है बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है ऐसा करने से। माता के दूध में शिशु के शरीर की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व उपयुक्त अनुपात में पाए जाते हैं। लैक्टोज की अधिक मात्रा और कारण खनिज लवणों का अवशोषण अधिक होता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती है। इसके अलावा माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का कोई भय या खतरा नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता कि इसमें कुछ दूसरा मिलावट कर दिया गया है, क्योंकि माता का दूध प्रकृति प्रदत्त है, उसमें मिलावट की कोई संभावना ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बताइए। पूर्व बाल्यावस्था में पोषक तत्वों की कई आवश्यकताएं होती हैं। कैलोरीज, देखिए इस अवस्था में बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से पहले की अवस्था, 100 कैलोरी किलोग्राम की शरीर के भार के हिसाब से देना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा 1 किलो का है तो उसको 100 कैलोरी, 2 किलो का तो 200 कैलोरी, इस तरीके से देना चाहिए। 1 वर्ष में 1000 कैलोरी तथा 2 वर्ष में बच्चे को 1450 कैलोरी ऊर्जा, मतलब कि कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। पोषण समिति के द्वारा 1050 से 1600 कैलोरी प्रस्तावित मात्रा है पूर्व बाल्यावस्था में। ऊर्जा की पूर्ति कार्बोज के द्वारा होती है। कुछ मात्रा में मक्खन और शुद्ध घी का प्रयोग भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। चूँकि वसा में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा ही पाई जाती है। इस अवस्था में लगभग 1200 कैलोरी प्रस्तावित है। यानी कि 1200 कैलोरी लगभग पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्लियर। इसके अलावा प्रोटीन की अगर बात की तो प्रोटीन की आवश्यकता भी होती बच्चों में पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि, अस्थियों और मांसपेशियों के निर्माण, कोषों और ऊतकों के निर्माण तथा संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा तथा नवीन प्रोटीन्स की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रोटीन की निर्धारित मात्रा लगभग 36 से 30 ग्राम होती है इस दौरान। इस समय आवश्यक अमीनो एसिड की भी अधिक ज़रूरत होती है। अतः आधी प्रोटीन की पूर्ति प्राणी स्रोत से की जानी चाहिए। प्राणी मतलब कि जैसे कि प्राणी स्रोत यानी कि जंतुओं से जो प्रोटीन मिलती है, जैसे मांस मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है दबा के। अतः बच्चे के आहार में अंडा, मांस, मछली, दूध इत्यादि शामिल किया जाना चाहिए। 12 से 15% ऊर्जा प्रोटीन के द्वारा ली जानी चाहिए। प्रोटीन चूँकि एक प्रकार से ऊर्जा थोड़ा बहुत मात्रा में देता है। लगभग 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते तो 4 कैलोरी ऊर्जा लगभग मिल जाती है। कुल ऊर्जा का 25 से 35% वसा के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। यह वसा भी वनस्पति तथा प्राणी दोनों साधनों से, यानी कि
वसा भी आप देखते हैं मांस मछली इन सभी की मात्रा में पाई जाती है, और जो है वसा दूध दही घी मक्खन इन सभी में पाई जाता है। ठीक है, तो इन सभी से मिलना चाहिए, यानी प्राणियों से वनस्पतियों से दोनों प्रकार की वसा इसमें बच्चों को लेनी चाहिए। अगर जो बच्चे शाकाहारी तो उनको शाकाहारी मतलब वनस्पतियों से ही लेनी चाहिए। मिनरल्स, पूर्व बाल्यावस्था में कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों व दांतों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस वजह से कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पूर्व बाल्यावस्था में दूध की मात्रा पर्याप्त मात्रा में दी जाने पर इस खनिज तत्व की न्यूनता नहीं उत्पन्न होती है। यानी अगर बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, दूध में चूंकि कैल्शियम फास्फोरस जैसी चीज़ें पाई जाती, तो उससे बच्चे का जो हड्डी का विकास है, जो दांतों का विकास है, वो होता रहेगा। 0.4 से 0.5 ग्राम कैल्शियम ICMR के द्वारा प्रस्तावित है कि बच्चे को एक दिन में देना चाहिए। लौह लवण की पूर्ति मांस के द्वारा, अंडे का जो पीला भाग होता है उसके द्वारा, हरी पत्तेदार तरकारी यानी सब्जियां, सबूत अनाज और दालें और गुड़, इन सभी खाने से क्या होता है, बच्चे में जो लौह लवण होता है यानी कि जो आयरन होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों में तमाम प्रकार के पूर्व बाल्यावस्था में यही सब चीज़ें प्रस्तावित है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, धात्री अवस्था यानी कि जब माता के गर्भ में एक प्रकार से बच्चा होता है और उसके बाद में तो वो गर्भावस्था कहलाती है, लेकिन उसके बाद की अवस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा को जब माता दूध पिलाने लगती है तो वह अवस्था धात्री अवस्था कहलाती है। तो उस दौरान कैलोरी यानी ऊर्जा और प्रोटीन की कितनी मात्रा ज़रूरत होती है। तो कैलोरी की अगर बात की जाए धात्री अवस्था में महिलाओं को 0 से 6 मंथ यानी गर्भावस्था के बाद, यानी कि गर्भ मतलब कि बच्चा जन्म लेने के बाद 0 से 6 महीने तक 550 कैलोरी एक दिन में चाहिए ऊर्जा, मतलब अधिक मात्रा में। इसके अलावा 6 से 12 महीने में 400 कैलोरी एक दिन में चाहिए। प्रोटीन की बात करें तो 0 से 6 महीने में 25 ग्राम पर डे आपको देना चाहिए, और 6 से 12 मंथ हो जाए तो 18 ग्राम आपको पर डे लेना चाहिए, थोड़ा अतिरिक्त मात्रा में, क्योंकि तमाम प्रकार की नसें, तमाम प्रकार की कोशिकाएं टूट जाती हैं प्रसव के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न है कैलोरी की परिभाषा दीजिए। देखिए, एक कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। यानी अगर 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपको बढ़ाना है तो उतनी ऊर्जा जिसमें लगती है वही 1 कैलोरी होती है। इसे C वर्ग से प्रदर्शित किया जाता है। कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई होती है। ठीक है, इसको KCAL के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर खाली इसको C भी कह सकते हैं। एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है? देखिए, विरेचन के बाद जब शिशु का विकास गर्भावस्था या गर्भाशय में ना होकर के फेलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसको ही एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इससे फेलोपियन ट्यूब फटने का डर भी या कटने का डर भी बना रहता है। ठीक है, यानी जब गर्भावस्था में बच्चा ना होकर के फेलोपियन ट्यूब में ही एक प्रकार से उसका विकास होने लगता है तो ऐसी स्थिति एक्टोपिक गर्भावस्था कही जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य की अगर बात करें तो विकासात्मक कार्य हैबिंगहर्स्ट द्वारा दिए गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य को किसने दिया? हैबिंगहर्स्ट ने दिया है। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य इस तरीके से होते हैं। पहले बात तो ये कि बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में चलना सीखता है। दूसरा, ठोस पदार्थ ग्रहण करना सीखता है, यानी कि जो अभी तक तरल पदार्थ खाता है तो बच्चा इस दौरान ठोस पदार्थ भी खाने लगता है। ठीक है, क्या खाने लगता है बेटा? ठोस पदार्थ भी बच्चा खाने लगता है इस दौरान। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भाषा सीखने लगता है। मल मूत्र पर अपना नियंत्रण, चूँकि बच्चे आप देखते कभी कभी पेशाब कर देते हैं किसी के ऊपर, तो वो सब यहाँ पर कंट्रोल होने लगता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य व्यक्तियों के साथ उनका इमोशनली टच होने लगता है, वो संवेगात्मक रूप से संबंधित होने लगते हैं। इसके अलावा तो यही सब चीज़ें हैं विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में यही विकास होते हैं बच्चों में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके बताएं। देखिए, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के कई तरीके हैं। पहला है दमन शोधन, दूसरा है अगला है अध्यवसाय, रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, इसके अलावा मार्ग अंतरीकरण। इन सभी के द्वारा आप संवेगात्मक संतुलन कर सकते हैं बच्चों में। विकास से आप क्या समझती हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो है अविराम गति से चलती रहती है। यानी कि विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है। हरलाक महोदय कहते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुपात परिवर्तन से होता है, समानुगत परिवर्तन से होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं।
मुनरो कहते हैं कि विकास को परिभाषित करते हुए कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। यानी विकास जब से बच्चा जन्म नहीं लेता है, माता के गर्भ अवस्था में ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास किसी न किसी रूप में होता रहता है। विकास बेसिकली कई रूपों में आपको देखने को मिलते हैं, शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, सब कुछ विकास होता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन से हैं? क्रियात्मक विकास के कई प्रकार हैं। पहला संवेदनात्मक विकास और दूसरा है शारीरिक क्रियात्मक विकास। देखिए, संवेदनात्मक विकास में 5 चीज़ें आती हैं, 5 संवेदी अंग हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इनका विकास होता है। जैसे आपको सुनना अच्छा, मतलब सुनने लगे, आप सूंघने में अच्छे हो गए, आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जीभ, त्वचा, इन सभी तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हो रहा है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे संवेगात्मक विकास। शारीरिक क्रियात्मक विकास, जैसे बड़ी पेशियाँ का विकास, जैसे कि टांगों का विकास, आपकी भुजाओं का विकास, छोटी पेशियों का विकास, जैसे उंगलियां बढ़ रही हैं आपकी, तो ये सब भी बढ़ना ये शारीरिक विकास में आता है और ये आपका संवेदनात्मक विकास में आता है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, भोजन की परिभाषा दीजिए। सॉरी। भोजन की परिभाषा दीजिए। देखिए, वे पदार्थ चाहे ठोस हो चाहे तरल हो जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख के द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वह शरीर में जाकर के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, उसी को भोजन कहा जाता है। यानी कि वह कोई भी ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ भोजन कहा जा सकता है जो कि आपकी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता हो, आपके शरीर की मरम्मत करता हो, शरीर की रोग दोष की क्षमता जो होती है उसको कम करता हो, ठीक है। इसके अलावा आपके शरीर के अकॉर्डिंग हो, तो ये सब भोजन होता है। अगला प्रश्न, कैलोरी की परिभाषा दीजिए। तो 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं, इसे सी या फिर KCl के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार की अगर बात की जाए तो जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां मसल करके बच्चों को खिलाई जाती हैं। अनाजों के पाउडर पानी में या दूध में घोल करके भी बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसे ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषक के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। जैसे दूध ही पीता है बच्चा, दूध के अलावा जब उसको कोई चीज़ और दिया जाता है तो वही पोषक मतलब पूरक आहार होता है। वैसे बेसिकली पूरक आहार एक ही, मतलब पूर्ण आहार क्या है? पूर्ण आहार मात्र एक होता है, वो तो दूध के अलावा जब कोई आहार देते तो उसी को पूरक आहार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जल और वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। इसको कभी जीवन में आप नहीं भूलेंगे। देखिए, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, बी और सी। यानी बी के जितने B1, B2, B3, B12, B6 ये सब हैं, सारे के सारे जल में घुलनशील है। वसा यानी कि तेल, मक्खन, घी, इन सभी में जो घुलते हैं वो आपके ऐसे कीड़ा मान लीजिए, एक कीड़ा है, जल में नहीं घुलता, जल में तैरने लगता है, लेकिन जब उसी को आप घी में डाल देंगे तो वो मर जाएगा। यानी जल में घुलने वाले विटामिन आप ध्यान रखेंगे, मतलब वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? कीड़ा के नाम से आप ध्यान रखिए, कीड़ा यानी कीड़ा विटामिन जो है वो वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। बाकी सारे विटामिन आपके जल में घुलते हैं। जो भी विटामिन आपको ना भी पता हो, अगर ये 4 विटामिन आप याद कर लिए, कीड़ा याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील है कीड़ा, बाकी सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील है। KEDA वसा में घुलनशील, बाकी जो विटामिन बचे B, C ये आपके वसा मतलब जल में घुलनशील है। अरे विटामिन सी किस में पाया जाता है? आप सोचो विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। नींबुआ का शरबत खूब पियो हुए, नींबू आंवला, इन सभी में क्या विटामिन सी पाया जाता है। तो उसका शरबत आप गर्मी में पीते हैं तो नींबू को गारोगे पानी में तो आपका क्या हो जाएगा? घुल जाता है कि नहीं घुल जाता? तो वही। आगे देखते हैं, कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम तो माता का जो पहला दूध होता है वही होता है कोलोस्ट्रम। डिलीवरी प्रसव के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है उसे ही कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसका रंग पीला होता है और यह गाढ़ा होता है। कोलोस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण से ही इसका रंग पीला होता है। तो माता के स्तन का पहला दूध ही कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। मानव विकास की परिभाषा दीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? हरलाक महोदय ने मानव विकास पर बड़ा काम किया है, ठीक है। उन्होंने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा
कि विकास केवल अभिवृद्धि यानी कि शरीर के बढ़ने से नहीं होता है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं भी सामने आती हैं। बिल्कुल बातें बिल्कुल सही कही हरलाख महोदय ने। अगला प्रश्न है मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मानव विकास की कई अवस्थाएं हैं। वैसे हरलाख ने मानव विकास की 2 अवस्थाओं का मेंशन किया है। पहली अवस्था जन्म से पूर्व अवस्था यानी जन्म से पहले भी मनुष्य का विकास होता है वो अवस्था, और दूसरी है जन्म के बाद की अवस्था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जन्म के पहले की अवस्था और बाद की अवस्था दोनों उन्होंने बताई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जन्म के बाद की अवस्था, जन्म के पहले की अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था आती है, जैसे कि देखें जन्म के पूर्व अवस्था यानी जन्म से पहले की अवस्था, तब बच्चे का पहला जो अवस्था होती है डिंब काल, दूसरा है भ्रूण काल, तीसरा है शिशु काल। ये 3 अवस्थाएं जन्म से पहले की अवस्था है। इसके बाद जन्म के बाद की अवस्था में नवजात काल पहला काल, दूसरा शैशव काल, तीसरा होता है बाल्यकाल, चौथा है वयः संधि अवस्था, पांचवा है किशोर अवस्था, छठा है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से ये अवस्थाएं होती हैं। मानव विकास का क्षेत्र बताएं, यानी कि मानव विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, मानव विकास कितने प्रकार का होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है। देखें मानव विकास के कई प्रकार होते हैं बेटा। कौन कौन से प्रकार होते हैं मानव विकास के, जैसे कि कौन कौन से प्रकार मानव विकास के। पहला शारीरिक विकास, शरीर का डेवलपमेंट, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा होता है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास। इसके अलावा क्रियात्मक विकास होता है, उसका काम करने की शक्ति बढ़ रही है, भाषा लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, नैतिक मोरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास उसका, ठीक है, ज्ञान बढ़ रहा है उसका, जानकारी बढ़ रही है। संज्ञानात्मक विकास वही होता है, व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ये भी विकास, सृजनात्मकता का विकास यानी बच्चा कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख रहा है, वो भी विकास होता है बच्चे का। खेल का विकास, खेल खेलना सीखता है, स्मृति यानी वो याददाश्त उसकी बढ़ती है, ठीक। कल्पना शक्ति का विकास, कोई चीज़ इमेजिन करने की शक्ति बढ़ती है उसकी रुचि का विकास यानी किसी चीज़ को किसको पसंद करता है किसको नहीं पसंद करता है। आत्म विकास, उसके स्व का विकास, ये सब एक प्रकार से विकास के प्रकार होते हैं। इन सभी विकास के द्वारा मनुष्य जो होता है परिपक्वता की ओर पहुँचता है। तो ये सब विकास होते हैं मनुष्य के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विकासात्मक कार्य क्या होता है। देखिए हैविंग स्टर्स महोदय कहते हैं, हैविंग्स हर्स्ट, कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर यानी किसी निश्चित आयु या समय पर उम्र पर व्यक्ति में प्रकट होता है और इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता और मतलब असफलता से दुख प्राप्त होता है और बाद में कार्यों में मतलब कि बाद में कार्यों में कठिनाई आती है। तो वही होता है विकासात्मक कार्य। कोई बच्चा जब नया नया कोई काम करता सीखता अच्छा कर लेता तो वो बहुत खुश होता है और नहीं कर पाता तो बहुत दुखी हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, देखिए पहली बात तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक प्रत्ययों का विकास होता है, उसमें साधारण खेलकूद के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल उसके अंदर डेवलप होते हैं, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्तियों का ध्यान रखता है, अपने हम उम्र के साथियों के साथ मेल जोल बनाता है, लिंग के अनुसार बालक और बालिका के रूप में भूमिका का निर्वाह भी करना यहाँ से सीख लेता है बच्चा, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। इसके अलावा पढ़ने लिखने के बुनियादी कौशलों का विकास भी मध्य बाल्यावस्था में होने लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास को चालाक मतलब कि बालक चालाक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर और शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय होता है, गति और उनकी शक्ति भी उसमें शामिल हो जाती है। हरलाख कहते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक अनिश्चित होती हैं। यानी कि जैसे बच्चा अपना हाथ पर उठाना, अपने बॉडी पार्ट्स पर नियंत्रण करना, ये सब जो होता है क्रियात्मक विकास होता है। कोई बच्चा मतलब कोई काम कैसे कर रहा है, ये सब उसका विकास क्रियात्मक विकास होता है। अतरंग मित्र क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब किशोर 1 या 2 ऐसे मित्र बनाते हैं जिनकी रुचियां योग्यताएं समान होती हैं, तो ऐसे मित्र एक दूसरे पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, अपने अपनी जो राज की बातें होती हैं उनको बताते हैं। ऐसे मित्रों को अतरंग मित्र या लंगोटिया यार कहते हैं, ठीक है। ऐसे साथी समूह होते हैं। जब मैत्री समूह के लोग अपने मित्र को एक निश्चित तरीके के कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं या कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसे साथी समूह कहा जाता है। साथी समूह दबाव 2 रूपों से दिखाई पड़ता है, एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। कोई गलत काम करने के लिए बच्चे उकसाते हैं और सही काम करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, वयः संधि अवस्था क्या होती है। वयः संधि अवस्था, देखिए वयः संधि अवस्था यौन उत्सुक या प्यूबर्टी भी कहा जाता है इसी को, जो लैटिन भाषा के शब्द
प्यूबर्टस से बना हुआ है। वयासंधि अवस्था से तात्पर्य संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है। इस अवस्था को 3 भागों में आप बांट सकते हैं वयासंधि अवस्था को। पहली बात पूर्व यौन उत्सुक अवस्था यानी कि यौन उत्सुकता से पहले की अवस्था, दूसरी होती है यौन उत्सुक अवस्था और तीसरी होती है उत्तर यौन उत्सुक अवस्था। यानी जब बच्चे के अंदर थोड़ा सा यौन चीज़ें मतलब उसके अंदर जो सेक्स की इच्छाएँ होती हैं आने लगती हैं, वही एक प्रकार से यौन उत्सुक अवस्था या उससे पहले की अवस्था और उसके बाद की अवस्था। उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। तो यौन उत्सुक अवस्था के पहले की अवस्था और बाद की अवस्था, 3 भागों में इसको आप बांट सकते हैं। ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है? देखिए, महिलाओं में मुख्यतः 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं महिलाओं के अंदर सेक्स के। अगला प्रश्न, पूर्व किशोरावस्था के बारे में बताएं। देखिए, 13 से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है। 13 से 16 की अवस्था पूर्व किशोरावस्था है और 16 से 18 या 20 की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व्यक्ति का शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में। यह समस्या बाहुल्य अवस्था होती है क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण से समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बालकों का शरीर जो होता है वो इसमें बढ़ता है। ऐसे में बच्चों को अपने पर कंट्रोल करना में थोड़ी सी आसानी नहीं होती है, उसी को कंट्रोल करना होता है बच्चों को। फेटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है? फेटल एल्कोहल सिंड्रोम, देखें, जो महिलाएं गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं यानी कि दारू मदिरा पीती हैं, उनके बच्चों में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी महिलाएं, वैसे महिलाएं भारत में कम शराब पीती हैं और विदेशों में ज़्यादा महिलाएं भी चेयर्स करके शराब पीती हैं। ठीक है। लेकिन भारत में महिलाएं शराब बहुत कम पीती हैं। एड्स यानी HIV क्या है? देखिए, एड्स एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। एड्स से तात्पर्य है कि उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह। यह बीमारी शरीर में HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। HIV जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है पूरा विस्तार से। यह वायरस मनुष्यों की प्रतिरक्षा को कम करता है। ठीक है। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? यौन संचारित रोग वे रोग जो योनि सेक्स, गुदा सेक्स और ओरल सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सेक्स बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, योनि सेक्स, गुदा सेक्स, ओरल सेक्स, ये सब एक प्रकार से प्रकार होते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसी को यौन संचारित रोग कहते हैं। सेक्स के दौरान जब रोग फैलता है तो उसी को बोलते हैं यौन संचारित रोग। इसको बेसिकली अंग्रेजी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज बोलते हैं, STD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इन्हें गुप्त रोग या रति रोग, रति माने प्रेम, गुप्त रोग मतलब गुप्त अंगों में होते हैं, तो गुप्त रोग रति रोग भी कहा जाता है। जैसे कि इस रोग में एक जो है क्लेमाइडिया हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, हार्पीस हो गया। तो ये तमाम प्रकार के रोग हैं जो कि यौन संचारित रोग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका, टीन एज प्रेगनेंसी क्या होती है? टीन एज प्रेगनेंसी जो होती है इसी को किशोरावस्था की गर्भावस्था भी कहते हैं। यानी जब किशोरावस्था में ही गर्भावस्था हो जाती है 12 से 18 साल के बीच में, उसी अवस्था को टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। मासिक धर्म शुरू हो जाने के पश्चात जब 12 से 19 वर्ष की लड़की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करती है और सेक्स करने के बाद में उसका शुक्राणु जो पुरुष के वीर्य में होता है वो एक प्रकार से प्रवेश करता है और अंडाणु से मिल करके वो लड़की गर्भवती हो जाती है। तो इसे ही टीन एज प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये केसेस बहुत ही एक प्रकार से जटिल आपको देखने को मिलते हैं और ऐसी स्थिति में जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों के द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नैतिकता से क्या आशय है? मोरलिटी, नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति होती है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है कि आप क्या काम करो क्या नहीं करो, इसका मार्गदर्शन करती है नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज के द्वारा व्यक्ति सीखता है। ठीक है। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण किसे कहते हैं भैया? तो भोजन की वह मात्रा तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की आवश्यक
मात्राओं में होते हैं, नहीं खनिज लवण पोषक तत्व जो है या प्रोटीन विटामिन खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट सब उचित मात्रा में हो, जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके, शरीर सुविकसित स्वस्थ और पुष्ट हो सके, जिससे रोग शरीर की कार्यक्षमता और मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि हो, तथा जो शरीर को रोग रहित रख करके दीर्घायु प्राप्त करने में सहायक हो, उसी को सुपोषण कहा जाता है। पथ्यापथ्य क्या है? अगला प्रश्न क्या है? पथ्यापथ्य सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल आ रही होंगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई बात नहीं है। पथ्यापथ्य क्या होता है? देखिए, पथ्यापथ्य का अर्थ होता है पोषण विज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स और प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अथवा समूहों को उनके विभिन्न आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए खिलाने की कला और विज्ञान का मिश्रण ही पथ्यापथ्य कहा जाता है। आहार विज्ञान भोज्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है जिससे व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने और उसके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्य आहार का गुणात्मक और मात्रात्मक स्वरूप का परिष्कृत रूप है, तो उसी को पथ्यापथ्य बोलते हैं। यानी पोषण विज्ञान के सिद्धांत और प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और समूहों को उनके आर्थिक और उनके स्वास्थ्य परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उनके लिए भोजन तैयार करना ही पथ्यापथ्य आप कह सकते हैं। उपचारात्मक आहार क्या होता है? उपचारात्मक व्यक्ति आहार उपचार तो किसका? रोगों का उपचार के लिए जब आहार मिलता है, यानी कि ऐसे कहते हैं डॉक्टर हमको मनाही है कि हमको ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाना है, तो यही सब होता है उपचारात्मक आहार। तो जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग से वो ग्रसित हो जाता है या चयापचय में बाधा आ जाती है, यानी कि उसके पाचन तंत्र में दिक्कत आ जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है, तथा तत्वों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो तत्व पहले उसको चाहिए थे बीमारी की अवस्था में उतने तत्वों की आवश्यकता उसको नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति और उसकी क्षमता प्राप्त हो तथा रोग का उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे ही उपचारात्मक आहार कहते हैं। जैसे कि जुखाम के टाइम पे केला ना खाना, दही का सेवन ना करना, ठंडा पानी ना पीना, ये तमाम प्रकार के उपचारात्मक आहार में शामिल है, या चिकनाहट चीज़ों को ना खाना। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो भूगोल का भी लेक्चर मैंने दे दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये भी लेक्चर ठीक इसी प्रकार से दिया गया है जैसे आज मैंने होम साइंस की क्लास ली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी सभी का मिल चुका है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।